अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम जिस चैप्टर की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज्ड एंड द इक्विलिब्रियम विल। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में चैप्टर इस तरह का है कि इसमें हमारे पास ये होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस और होता यह है कि ये इन रिएक्शंस में जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इनमें एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। कि अगर मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया तो इक्विलिब्रियम मेरे पास ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, ताकि प्रोडक्ट्स बढ़ें और दोनों का जो रेट है क्या कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन हो जाए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है the concentration ratio is greater than Kc to achieve equilibrium state the reaction will be। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो कंसंट्रेशन रेशियो है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो अगर ये हमारे पास बड़ा है Kc से, इसका डायरेक्ट मतलब हमारे पास ये बनता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे पास ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा, ताकि हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा बने और दोनों अमाउंट्स बैलेंस हो जाएं। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, विच इज़ इन ऑप्शन बी। 3 है, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर इन डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इट विल फेवर द रिएक्शन। इसकी पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। PCl5 की हमारे पास हो रही है डिकम्पोजिशन, PCl5 और इसके डिकम्पोजिशन से PCl3 और Cl2 हमारे पास बन रहे हैं। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। अब जो प्रेशर वाले हमारे पास होते हैं जिसमें हम प्रेशर चेंज करते हैं उसमें हमने एक बात याद रखनी होती है कि जब भी प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जैसे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है और यहाँ प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया तो इसका मतलब प्रेशर किस तरफ प्रेशर मेंटेन दोबारा इक्विलिब्रियम अपनी कंडीशन मेंटेन करने के लिए किस तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विच इज़ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। द ली चाइटल प्रिंसिपल कॉरस्पॉन्ड्स विद द न्यूटन्स लॉ। कौन सा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो इक्विलिब्रियम लॉ है उससे कॉरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ली चाइटल प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वो दोबारा से कोशिश करेगा कि उस चेंज को एलिमिनेट करके अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा मेंटेन करे। और न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो भी उसमें न्यूटन यही कहते हैं, उसकी स्टेट में भी यही है कि कोई भी स्टेट जब तक इक्विलिब्रियम में रहती है जब तक क्या हो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्ट ना करे। तो न्यूटन जो ली चाइटल प्रिंसिपल है वो कॉरस्पॉन्ड करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, इज अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब द सिस्टम विल ट्राई टू अंडू द इफेक्ट। ये स्टेटमेंट किसकी है, ली चाइटल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड बाय। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को हम किस चीज़ से प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी केसी से। केसी की वैल्यू बड़ी है, केसी की वैल्यू छोटी है, इसमें क्या कहते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमारे पास बन रहा है 2SO3। ये SO3 है, SO2 नहीं है। और पूछा ये गया है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी। 2 ऑप्शन हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के। पहले मैंने आपको बताया कि अगर प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो पहले हम प्रेशर के हिसाब से देख लेते हैं, हमें किसकी यील्ड ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्ट की यील्ड ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल रिएक्टेंट्स के 3 और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स 2। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक हमें मिल गया कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से ज़्यादा यील्ड मिलेगी किसकी, प्रोडक्ट्स की। किस ऑप्शन में प्रेशर इंक्रीज़, एक को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसमें प्रेशर सेम रह रहा है। बी में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो इस ऑप्शन को हम कंसिडर करेंगे। सी में भी प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। ए और डी हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमने देखना है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो पहले इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन हमारे पास है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो ये हमारे पास रिएक्शन है वैसे तो मेंशन होता है MCQs में, साइंस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास है, इसकी इंथैल्पी नेगेटिव होती है और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर किस तरफ मूव करता है, रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। एक्सोथर्मिक, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो प्रेशर जो हमारे पास रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। सही है, तो इसका हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज प्रेशर, विच इज़ इन ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन द रिएक्शन मूव्स इन डैश डायरेक्शन। फिर वही वाला क्वेश्चन है कि इसके लिए अगर आप पहले ड्रॉ कर लें, मतलब राइट कर लें इक्वेशन तो सही रहेगा। अमोनिया की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है तो नाइट्रोजन
N2 + 3H2 और आगे जाके बनेगा NH3, यहाँ पे 2 लग जाएगा जी, ठीक है। इसमें अब क्या होगा, अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेशर की। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज़ करें तो किस तरफ रिएक्शन मूव करेगा। तो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए, विच इज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। किसी भी रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास कब एस्टैब्लिश होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ Kc इक्वल टू द कंसंट्रेशन रेशियो देन रिएक्शन इज। अगर Kc और कंसंट्रेशन रेशियो, जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि कंसंट्रेशन रेशियो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, तो अगर Kc क्वेश्चन नंबर 10, अगर Kc और हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन रेशियो है एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगा, जो कि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11 क्या है, इफ़ Kc इज ग्रेटर देन यूनिटी इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम देन द रिएक्शन शुड प्रोसीड इन। जो हमारे पास इथाइल एसीटेट है तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या, उसकी Kc की वैल्यू हमारे पास 4 होती है, और इसमें हमें कहा हुआ है कि अगर वो 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, तो हमारे पास रिएक्शन किस तरफ फॉरवर्ड हो, किस तरफ मूव करेगा। तो इसमें ये जो इन्होंने हमें Kc की वैल्यू बताई हुई है, जो क्वेश्चन नंबर 11, जो यहाँ इन्होंने हमें Kc की वैल्यू बताई है उसको हम Kc डैश कहते हैं, और ये कितना है 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है। और वैसे Kc जो इथाइल एसीटेट के लिए वो कितना है 4 है, ठीक है। तो ये Kc हमारे पास क्या होता है, जो हमने एट ए टाइम Kc की वैल्यू निकाली होती है जब वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। हमें अभी ये नहीं पता कि वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो फिर हम उस टाइम Kc की वैल्यू निकालते हैं और हम उससे उसकी जो ओरिजिनल Kc की वैल्यू उससे कंपेयर करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि जो रिएक्शन है वो किस स्टेट में है। तो यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या बता रहे हैं, 1 से कम है, तो हम क्या, और ये जो है ना ये किसके इक्वल होता है, जो मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन रेशियो, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर Kc की वैल्यू कम है, इसका मतलब मेरे पास कम, इस चीज़ की वैल्यू कम है, तो मेरे पास कम क्या है, प्रोडक्ट्स कम है। प्रोडक्ट्स कम है तो किस तरफ मूव करेगा वो रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, विच इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि अगर Kc की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा हो तो वो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर Kc की वैल्यू हमारे पास 1 से कम हो तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर कहीं आपको ये लिखा हो कि इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc इज़ लेस देन यूनिटी, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, तो हम क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर 12 है, रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन इज रिटन एज। जो गैसियस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो उससे Kc नहीं Kp से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनका मोल कंसंट्रेशन निकालना मुश्किल होता है, तो हम उनके पार्शियल प्रेशर से उनका Kp फाइंड करते हैं, तो Kp हो जाएगा। 13 है, द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन 2 डिफरेंट फेजेस इज कॉल्ड। 2 डिफरेंट फेज है तो हेट्रोजीनियस फेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ K इज़ वेरी स्मॉल देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन। अगर K की वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बहुत छोटी अमाउंट में बन रहा है। क्यों, K की वैल्यू छोटी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, बहुत स्टेबल है। जब रिएक्टेंट स्टेबल है वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे और रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, तो Kc की छोटी वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है और बहुत कम अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट, विच इज़ इन ऑप्शन ए। 15 है, इफ़ द टेम्परेचर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये यहाँ क्वेश्चन नंबर, हमने इस अमोनिया के डायग्राम या अमोनिया की इक्वेशन की थी, यहीं से देख लेते हैं। अमोनिया जो रिएक्शन है ये भी हमारे पास नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पे हम क्या करें, टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ कर दें, तो हमारे पास ये किस तरफ मूव करेगा। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उनमें अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, और यहाँ भी ये पूछा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 16 है, लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रेजेंटेड बाय गलबर्ग एंड वॉच, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17 है, द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज 14। पीएच और पीओएच का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीएच। इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीएच किसकी है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट पीएच किसकी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर की देखा जाए तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, और इसकी 0 पीएच है। जो 0.1 मोलारिटी ऑफ HCl है, इसकी पीएच हमारे पास निकलती है 0.1। 1 मोलर HCl की जो ऑप्शन ए है इसकी निकलती है 1 पीएच निकलती है। बी वाले की पीएच हमारे पास आती है 0। सी गैस्ट्रिक जूस की पीएच हमारे पास होती है 1 से लेकर 1.5 से 3.5 तक, और लेमन जूस की 2 से 3 तक होती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू की हम देखें तो इनमें से सबसे लोएस्ट पीएच किसकी होगी, बी ऑप्शन की, विच इज़ 1 मोलारिटी ऑफ HCl। और अगर हम पूछा जाए कि हाईएस्ट किसकी है, तो गैस्ट्रिक जूस और लेमन, इन ऑप्शंस में से दोनों की हाईएस्ट हो सकती है। 19 है, द सॉल्यूशन हैविंग 0 पीएच। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच क्या हो 0, वो क्या होगा, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर 7 से वैल्यू जितनी पीछे जाती है 1 जो एसिडिक स्केल हुआ है 0 से लेकर 7 तक, तो जितनी वैल्यू 0 के करीब होगी उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 0 वाला जिसकी पीएच है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली एसिडिक सब्सटेंस है। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव 0 पीएच। इनमें से कौन सी सॉल्यूशन की 0 पीएच होगी, तो ऊपर हमने फाइंड किया था कि 1 मोलारिटी ऑफ HCl की पीएच कितनी है, 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 क्या है, द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन इज। प्रेसिपिटेशन हमारे पास कब होती है, अगर हमारे पास क्या हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो इसके लिए KSP की वैल्यू हमारे पास
ज़्यादा होनी चाहिए, तो मोर देन KSP। आयनिक कंसंट्रेशन अगर KSP की वैल्यू से ज़्यादा होगी तभी हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, PPTs की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि तब हमारे पास KSP की ज़्यादा वैल्यू ये हमें ये इंडिकेट करती है कि सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें ही हमारे पास PPTs बनती हैं। फिर है 22, द रिलेशन बिटवीन KC एंड KP। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि सही इक्वेशन क्या है, बी में KP इज इक्वल्स टू KC RT अपॉन डेल्टा N। अब जो डेल्टा N है ना, लिख लेते हैं 22, डेल्टा N हमारे पास किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास डेल्टा N की वैल्यू है, और जो ऑप्शन बी में इक्वेशन है वो हमारे पास KP और KC का रिलेशन है, तो सही ऑप्शन बी है। 23 क्या है, फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, KP की वैल्यू पूछी गई है। ये हमें ये नहीं बता रहा कि इसमें KP और KC इक्वल है कि नहीं, तो पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, दूसरा कोई सेंस नहीं बना रहा। जो तीसरी है वो हमें ये वाली जो ऊपर हमने किया था अभी MCQ, जिसमें KP और KC का रिलेशन बताया था, वो इक्वेशन बताई हुई है। और अमोनिया के लिए हमारे पास अमोनिया में यहाँ देखते हैं कि अमोनिया में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट्स के मोल कितने हैं, 2, तो क्या आंसर आएगा, -2। तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें क्या है KP इज इक्वल्स टू KC RT की पावर -2। फिर 24 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2.0 एक्सपोनेंट -10 मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयंस इन द सॉल्यूशन इज। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास होता है KSP। क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP। ये हमारे पास KSP क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये कितना दिया हुआ है हमें, 2 एक्सपोनेंट -10 कर लेते हैं। और हमसे पूछा किसका है, ये AgCl का, AgCl का KSP हमें दिया हुआ है। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि Ag पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, हमें वो बतानी है। अभी हम निकालेंगे कैसे कंसंट्रेशन को हम किससे शो करते हैं, X से शो करते हैं, जो कि हमने बताना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैसे हमारे पास होता क्या है, हमने क्या बताना होता है, जो कंसंट्रेशन, जैसे मेरे पास एक सॉल्ट है, इसको मैंने एक डिसोसिएट कर दिया इसके एक्वस सॉल्यूशन में, और ये अपने 2 आयंस में टूट गया, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जिसके लेस सॉल्यूबल आयंस उनकी मैंने उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बनानी होती है। ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसे कहते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास ऐसे बनती है, जैसे हम बिल्कुल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बनाते हैं, किसमें, KC फाइंड करने के लिए, इस तरह से। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास आयंस की बनती है, जो पूरा सॉल्ट है उसकी नहीं बनती। और यहाँ हमसे ये पूछा हुआ है Ag, इसकी कंसंट्रेशन, जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं। अब जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना हमारे पास, जो हमारे पास लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो हमारे पास 4 टाइप के हैं। पहला सॉल्ट क्या है, AB, मतलब जैसे AgCl है, फिर AB2, AB3 एंड A2B3। फिल वक्त हमारा सिर्फ AB से काम है, जो कि AgCl हमें दिया हुआ है। AB के लिए हमारे पास जो KSP की वैल्यू है ना, वो किसके, AB के लिए अगर हम KSP किसके इक्वल होता है, X² के इक्वल। तो अगर ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम आराम से X की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, KSP क्या दिया हुआ है, 2 एक्सपोनेंट -10, X की वैल्यू हमने निकाल ली और इस पर है स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, कैंसिल हो गया, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.4 एक्सपोनेंट -5। जो कि क्या है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1.4 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM क्यूब। फिर है 25, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। इनमें से किस जो KC है ना, वो वैसे हमारे पास रेशियो होता है, और जो इसकी कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन पे डिपेंड, इसका जो यूनिट है वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कुछ रिएक्शंस के लिए इसका यूनिट हमारे पास होता है, और कुछ रिएक्शंस के लिए नहीं होता। तो हम देखते हैं पहला रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है, अमोनिया का दिया हुआ है। अमोनिया के KC की पहले इक्वेशन बना लेते हैं, जो इस तरह से बनती है। ऊपर आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और नीचे आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन को हम M से भी डिनोट करते हैं, जो किसकी इक्वल होती है, मोल पर DM क्यूब। ये तो अभी जब मैं करूँगी तो मैं M ही लिखूँगी, और उसके बाद फाइनल आंसर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। KC क्या होता है, पहले ऊपर हमारे पास आती है प्रोडक्ट की वैल्यू, और नीचे हमारे पास आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अमोनिया में ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, NH3 आ गया, और जो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए 2 अमोनिया बन रहा है, तो वो ऊपर इसकी पावर आ जाएगी। नीचे हमारे पास क्या आ गया, N2 आ गया, और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, तो वो 3 इसकी पावर बन जाएंगे। अब इसकी जगह मैं इनकी कंसंट्रेशन के यूनिट लिखूँगी, जो कि मैंने कहा था मैं M लिखूँगी, M लिखी, और ये यहाँ भी M और ये भी M, तो मैं इसको करूँगी तो मेरे पास पावर कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, 4, 2 और ये हो गया, तो मेरे पास कितने बचेंगे, माइनस इसकी 2 मेरे पास बचेंगे। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास ये है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसके इक्वल तो नहीं है कि कंसंट्रेशन का यूनिट तो ये, और मुझे कोई ऐसा यूनिट ढूंढना, इसका ऐसा यूनिट निकालना है जो ये वाला यूनिट निकले। लेकिन जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये यूनिट तो नहीं निकलेगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, N2O2 2N2O, N2O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2। इसकी भी बना लेते हैं KC। NO2 की जगह मैंने M लिख दिया, ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे मैंने क्या लिखा, M। तो एक से जब एक ब्रैकेट कैंसिल हुआ तो मेरे पास +1 बचा। +1 बचने का मतलब है मेरे पास 1 M बचा, और 1 M किसके इक्वल होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे। तो मेरा सही ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन बी। फिर क्या है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। आयनाइजेशन ऑफ एसिड को हम किससे करते हैं, Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। 27 है, बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट किसको करता है, बफर एक्शन को एक्सप्लेन करता है। 28 है, बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बेसिक बफर सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, जब हम वीक बेस को उसके सॉल्ट के साथ ऐड करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जो KW है वो क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर कांस्टेंट। तो अगर हम वाटर डिसोसिएट कैसे होता है, H2O टूटेगा कैसे, HO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, ठीक है। तो अगर हम तब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसकी इक्वेशन में सिर्फ इसके आइंस लिखेंगे, KW में ऊपर आएंगे इनके आइंस, नेगेटिव और पॉजिटिव। इनकी कंसंट्रेशन के लिए हम M यूज़ करते हैं। M किसके इक्वल, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा M का स्क्वायर, और M किसके इक्वल होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर और DM-6, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में। फिर है 30, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हम किससे डिटरमाइन करते हैं, उसकी pKa वैल्यू से। अगर pKa वैल्यू हमारे पास कम होती है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर pKa वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है तो एसिड वीक होता है। 31, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टेंट्स और रिएक्टिव होते ही होते हैं तब रिएक्शन प्रोसीड होता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास रिएक्टिव हो तो क्या करते हैं, दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी के प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिएक्टिव। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बफर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कि अगर बफर हमारे पास किस तरह से बनता है कि हमारे पास एसिड हो या बेस हो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो, बना हुआ हो, उस सॉल्ट बना हुआ हो। तो इसका जैसे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें Na2CO3 क्या है हमारे पास, तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर है 33, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड की pH कितनी होती है, 7.35, ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट है। 34, फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन CH2OH इज प्रोड्यूस, ये रिएक्शन है और इसमें Kp की वैल्यू पूछी हुई है, Kc और Kp का रिलेशन। तो 34 CO प्लस H2 और बन रहा है CH2OH। इसमें हमें बतानी है Kp और Kc की। Kp की सिंपल वैल्यू की, अगर हमारे पास सिंपल एक इसकी ट्रिक है कि अगर हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हो तो Kp बड़ा होगा, और प्रोडक्ट्स के मोल कम हो तो Kp छोटा होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट के 1 मोल हैं और रिएक्टेंट के कितने 2, तो Kp कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, Kp इज़ स्मॉलर देन Kc। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर है द मोलारिटी ऑफ अ प्योर वाटर की मोलारिटी कितनी होती है, 55.5 मोलर। pH ऑफ NaOH इन 0.01 मोलर। NaOH हमारे पास क्या है, बेस है। तो अगर हम पहले pH निकालते हैं, अगर हम इसकी pOH निकालते हैं, जो pOH का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग और मोलारिटी का, तो उससे pOH कितनी निकलेगी हमारे पास, 2, और टोटल pH कितनी होती है 14। तो 14 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो कितना आता है 12, तो इसकी pH कितनी होगी 12। फिर हमें एक इक्वेशन दी है और पूछा हुआ है किस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, तो ये किस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की। ये था क्वेश्चन नंबर 38 जो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी, जिसमें फिर है 37, विच कंटेन्स द हाइड्रोजन आयंस मोर देन 10⁻7 मोलर सेड टू बी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हो, 10⁻7 हो, वो उसकी pH कितनी होगी हमारे पास, तो 10⁻⁻7 मोलारिटी का मतलब है इसकी pH हमारे पास कितनी होगी, -7। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहे हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है और पूछा है कि इस चीज़ की किस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, तो ये किस एग्जांपल है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की। फिर है 39, फॉर द रिएक्शन ए बी रिएक्शन है हमारे पास, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए Kc की वैल्यू कितनी 55 है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। मैंने बताया था आपको, अगर K की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट स्टेबल है, और अगर K की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट स्टेबल है। तो यहाँ पे K की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब